विश्व के इतिहास में आप देखो कि जब जब भी दुनिया में बदलाव आया तो वकीलों द्वारा आया, चाहे वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों ना हो, एब्राहम लिंकन साहब, जेफरसन साहब, जॉन एब्राहम साहब, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का गाना गाया गया तो उसमें से 26 वकील थे। इस देश की संख्या लगभग 135 करोड़ 140 करोड़ हो चुकी है। आपको ये नहीं मालूम, शायद ये नहीं मालूम, 80 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनकी आमदनी हर माह 5,000 से कम है। 80 करोड़ लोग। ये क्या आज तक कोई आया है? हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कि 80 करोड़ लोग इस देश में हैं, 5,000 से ज़्यादा नहीं कमाते हर माह। और 100 लोग इस देश में, 100 लोग इस देश में, उनकी संपत्ति मालूम कितनी है? 54 लाख करोड़। केवल 100 लोग, 54 लाख करोड़। 10 लोगों की संपत्ति मालूम कितनी है? 27 लाख करोड़। इसको आप आर्थिक न्याय पाओगे। और मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि 2014 के बाद आपने उन 80 करोड़ लोगों के लिए क्या है? ये जो आपका भारत है ना, ये मोदी का भारत है। ये आपका भारत अमित शाह का भारत है। ये आपका भारत आरएसएस का भारत है। हम गन का भारत, सबका भारत बदल के रहो। पिछले 8 साल में आपने कई चीजें चलाई हैं, कई बातें आपने की। नोटबंदी करा दी, जीएसटी करवा दिया, ठीक है ना? बड़े बड़े उद्योगपति बना दिए, उनको सारे पोर्ट मिल गए, सारे एयरपोर्ट मिल गए, ठीक है ना? ईडी उनके पास आज तक नहीं पहुंची। ईडी आज तक कहीं और जा रही है। वो मैं बाद में बात करूंगा राजनीति की। ये होती है कल के भारत की सोच। इनका तो ये रहता है कि मैं कल चुनाव कैसे जीतूं। ये चुनी हुई सरकार को आप गिरा देते। इलेक्शन से चुन के सरकार बनी तो आपने उसे गिरा दिया। गवर्नर आपका, स्पीकर आपका है, कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं। 8 ऐसी सरकारें हिंदुस्तान में गिराई गई। मेघालय में गिराई गई, मणिपुर में गिराई गई, उत्तराखंड में गिराई गई, मध्य प्रदेश में गिराई गई, अभी महाराष्ट्र में गिराई गई। कभी सुना है ऐसे किसी भी लोकतंत्र देश में? ये कौन सा कानून है? और वोट भी चुप रहते हैं। वो किस किस्म का राजनीति है? और भी वही लोग जो सरकार गिराते हैं वो मंत्री बन जाते हैं। बल्कि क्या आप डिफेक्टर भी बनते हो और मंत्री भी बनते? ये कौन सा कानून है? आप इस कानून को रद्द क्यों नहीं करते कि जो आदमी डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले जाए, ताकि मैं कांग्रेस से जीता हूं मैं बीजेपी चले जाऊं, या बीजेपी से जीता हूं कांग्रेस में चले जाऊं, तो उसको 5 साल इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। उसको 5 साल कोई पब्लिक पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। उसको 5 साल पार्लियामेंट से, असेंबली से बाहर रहना चाहिए। उसको 5 साल ना कोई पब्लिक पोस्ट मिलनी चाहिए, ना कोई पब्लिक सेक्टर, और ना कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। देख लो, अगर मोदी जी ये कर दे, कल से कोई डिफेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये करेंगे नहीं, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि इनके बेइंसाफी इनके रग में दौड़ता है। बेइंसाफी का खून इनके रग में दौड़ता है। किसी को खरीद लो, किसी के घर आप सीबीआई पहुंचा दो। अभी इनको क्या लगा था कि लालू जी वहां बिहार में क्या हो रहा है, ये सोच रहे थे कि भैया वहां तेजस्वी साहब और जेडीयू इकट्ठा हो रहे हैं ना, तो कुछ पुराना मुकदमा फिर उसको। और लालू जी को मुख्यमंत्री छोड़े हुए कितने साल हो गए? अभी इनको याद आया कि मुझे घर पे छापा लगेगा। अभी दिल्ली में ही क्या हो रहा है? अभी हिंदुस्तान देखिए, जो ईडी है ना, वो जब हिंदुस्तान के नक्शे को देखती है ना, बड़ा विचित्र नजारे से देखती है। वो केवल वही स्टेट्स देखती है जहां विपक्षी दल की सरकार है। वहीं पे उनको लगता है कि रास्ता यहाँ आसान है, और जहां भाजपा की सरकार है वो तो रास्ता ही बंद है, वहां तो जाते ही नहीं। तो ये एजेंसी किस लिए काम कर रही है? वो एक छोटी सी बात याद आ गई कि समझ लीजिए कि संविधान एक गाड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी, ठीक है? उसमें ड्राइवर मोदी जी है। एक पहिया उसका पार्लियामेंट,
वो उनके कब्जे में है। दूसरा पहिया इलेक्शन कमीशन है, वो उनके कब्जे में। तीसरा पहिया एग्जीक्यूटिव, वो उनके कब्जे में ही है। चौथा पहिया जुडिशरी, वो कोशिश कर रहे हैं कि कब्जे में आ रहे। वो अगर ड्राइवर सभी में कब्जा कर देगा ना, तो गाड़ी जब चलाएगा तो ईडी कहेगा कहीं नहीं चले जाओ भैया, कहीं भी चले जाओ। ये किस किस्म का लोकतंत्र है? ये किस किस्म का लोकतंत्र हम बनाने जा रहे हैं? कैसा भारत हम बनाएंगे आगे के दिनों? क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन का? कहाँ से इंसाफ मिलेगा? देख रहे हैं अदालतों में वो क्या हो रहा है। हम आप सीबीआई के कोर्ट में चले जाओ, ईडी की कोर्ट में चले जाओ, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते क्या हो रहा है। न्याय की बात तो छोड़ दो, हम तो लोगों को कहते हैं कि साहब आपको बेल नहीं मिलने वाले। कौन बेल देने वाला आपको? तो अगर न्यायालय के बारे में लोग ऐसे सोचते लगे तो बचा क्या लोकतंत्र में? अरे जीडीपी ग्रोथ आपकी 6.3 है, पर आपकी बताइए टोटल जीडीपी है कितनी? 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स। और मालूम उत्तर यूनाइटेड स्टेट्स की कितनी जीडीपी है? 23 ट्रिलियन डॉलर्स। कहाँ से आप बात कर रहे हो? हमारा पर कैपिटा इनकम $2,000 है, मतलब 1,60,000 रुपया सालाना। वो करेगा आपको? अभी देखो वहाँ बिहार में क्या हुआ, सीवन में क्या हुआ, आज ही की खबर। वहाँ कुछ लोगों को लिंच किया गया क्योंकि किसने अबाक में दी कि ये कुछ ऐसी चीज़ ऐसी पदार्थ ले जा रहे हैं, उनको लिंच कर दिया गया। उधर हरियाणा में क्या हुआ, पुलिसकर्मी कहते हैं पुलिसकर्मी उनसे मिल गए, आरोपियों से मिल गए, 2 लोगों को जला दिया गया। यूनिवर्सिटी में लोग हिंसा करने चले गए। वो यूनिवर्सिटी में ये क्या होने वाला है कि लोग आप यूनिवर्सिटी में हिंसा नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स को यूएपीए में आप बंद करेंगे। आप क्या कर रहे हो? पत्रकारों के खिलाफ आप कार्रवाई शुरू कर रहे हो, उनको बंद कर रहे हो, यूएपीए में बंद कर रहे हो। आर्टिस्ट के खिलाफ, लेक्चरर्स के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो इसके खिलाफ केस कर दो। संविधान तुम्हारा ये नहीं कहता। और जहां तक न्यायाधीशों का, न्यायालय का सवाल है, मेरा एक और सुझाव है और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी हमारे सुनेंगे, वो ये है कि इस देश में 4 कोर्ट ऑफ अपील होने चाहिए। 4 कोर्ट ऑफ अपील होनी चाहिए। एक अरुणाचल प्रदेश से या केरला से या कहीं दूर दराज से वो दिल्ली में आकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता, उसके पास साधन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपने दिल्ली में बिठा दिया। हर हिंदुस्तान को 4 रीजन में बांटो, हर कोर्ट में माइनर कोर्ट, हर कोर्ट हाई कोर्ट के बाद एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील हर रीजन में हो, ताकि रखना जा सके। नहीं इस कद के भारत की बात करो। और यहाँ कोर्ट केवल 13 जजेस का कोर्ट होना चाहिए, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। वो इश्यू संविधान का हो तो यहाँ आ जाए और कुछ नहीं। और ये जो मामला चल रहा है कि लॉ मिनिस्टर कहता है कि हम फैसला करेंगे तो जज बनेगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, यही संघर्ष चल रहा है, यही झगड़ा चल रहा है। कि सरकार कहती है ना हमारा फैसला होगा फाइनल है, और जजेस कहते हैं नहीं हमारी कॉलेजियम डिसाइड करेगा। अब दोनों में बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार को होना नहीं चाहिए, उनका फैसला फाइनल फैसला नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से कॉलेजियम चल रहा है, मैं सोचता हूँ कि वहाँ भी सही नहीं है। तो एक नई सोच के साथ एक नया सिस्टम है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज के दिन कुछ ऐसा काम किया जाए, आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाए ताकि एक नई सोच के साथ, एक ऑल्टरनेटिव विजन के साथ भारत आगे बढ़े। देखिए महाराष्ट्र से मुझे सुबह से फोन आने हैं, विवेक जी मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने लव जिहाद वहाँ शुरू कर दिया है, प्रोसेशन शुरू कर दिए है। और 300 मैरिजेज ऐसी हैं महाराष्ट्र में जो इंटरफेथ मैरिजेज हैं। तो मैंने आज पता दिया कि महाराष्ट्र की संख्या कितनी है, 11 करोड़। 11 करोड़ में से 300 ऐसे उदाहरण हैं जहां इंटरफेथ मैरिजेज हैं, वो प्रोसेशन पे प्रोसेस चले जा रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गए। 33% ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली पहुंचती ही नहीं। बच्चा पढ़ेगा क्या? ये देश विकसित बनेगा कैसे? मोदी जी ने कभी इस पर ध्यान दिया? पर कभी नहीं दिया। मुझे याद है कि जब मैं HRD का मंत्री था तो मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि हर बच्चे के हाथ में एक आकाश टैबलेट होना चाहिए।
और अगर वो उस पर आगे बढ़ती, ये सरकार आगे बढ़ती, तो आज बच्चे के हाथ में आकाश टैबलेट होता, दुनिया उसके हाथ में होती। लेकिन इन्होंने प्रोग्राम रद्द कर दिया। आज के कंप्यूटर की बात करते हैं, मैंने एक मुहिम शुरू की कि किसी तरीके से हर स्कूल में फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क चले जाए, ताकि एक मैथ्स का टीचर दिल्ली में बैठ के सारे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाता है। कभी मोदी जी ने ऐसी बात सोची? बात क्या हो रही है? लव जिहाद। बात हो रही है लव जिहाद। अरे भाई, लव की बात करो, जिहाद की क्यों बात करते हैं? बच्चों के भविष्य के बारे में बात करो कि कैसे उनका भविष्य उज्जवल हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। बड़े दुख की बात है कि जो बच्चे बड़े होके इस देश के का भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, उन बच्चों का पिछले 8-9 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मेरी ये मांग है, और आज मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि मोदी जी, आप हर टीचर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपया महीना होनी। साथ साथ में एक और ऐलान और एक और हमारी मांग कि एक ऑल इंडिया टीचर सर्विसेज का गठन होना चाहिए। उसको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं होना चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूं कल के भारत। अब मैं चाहता हूं कि मोदी जी इसका जवाब दें कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया।